लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था एंड द टॉपिक टुडे विच इज़ अंडर डिस्कशन इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल Cu रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स CuO एंड aluminum reacts with oxygen, it forms Al2O3, as well as sodium reacts with oxygen, it forms Na2O which is sodium oxide, and potassium reacts with oxygen and they form K2O potassium oxide। ठीक है, अगर इन ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स के नेचर की बात कर रहे हैं। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो एसिड वो एक बेस का फॉर्मेशन करें। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड है, तो ये सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स जो Na2O है वो Na2O आपका बेसिक नेचर का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं K2O की, ठीक है, तो K2O भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो KOH का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो KOH इज आल्सो K2O इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ बेसिक मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ और मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेवियर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल Al2O3, अगर Al2O3 अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है, यानी HCl के साथ रिएक्शन में ये Al2O3 एक बेस की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से अगर Al2O3 रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें तब भी एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि जो NaOH के साथ रिएक्शन में जो Al2O3 है वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यानी कुछ रिएक्शंस में Al2O3 एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कुछ रिएक्शन में Al2O3 एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी Al2O3 के अंदर एसिड और बेस दोनों तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसलिए Al2O3 कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अगर इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स की बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये रिएक्ट करके इसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड्स यानी जो मेटल है सोडियम और पोटेशियम, वो सोडियम और पोटेशियम जैसी ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है और उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है और वो जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम ओपन नहीं रखते, खुला नहीं छोड़ते हैं। हम क्या करते हैं इसे, इसलिए हम जो सोडियम और पोटेशियम है उसको हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, क्योंकि ये वायलेंटली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम, अगर उस मैग्नीशियम को अगर हम एयर के साथ हीट करते हैं तो जो बर्निंग होती है वो ब्राइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम की बर्निंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयरन की बर्निंग करते हैं तो आयरन ब्राइटली ग्लो शो करता है। इसी के साथ अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की तो बर्निंग नहीं होती, लेकिन एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की एक कोटिंग चढ़ाता है, यानी एक लेयर बन जाती है मेटल कॉपर के ऊपर। ठीक है, ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, भले ही टेम्परेचर कितना भी बढ़ा क्यों ना दिया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन के साथ, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एट्सेट्रा, इन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल ऑक्साइड्स की कोटिंग बना लेते हैं। जैसे भाई मैंने कॉपर की बात की थी, कॉपर क्या करता है, मेटल ऑक्साइड की एक कोटिंग कर रहा था। ठीक है, यानी कि इस तरह कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं जो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड्स की लेयर बना लेते हैं
मेटल के सरफेस पर, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम Al2O3 का फॉर्मेशन करता है और Al2O3 की एक लेयर बना लेता है एल्युमिनियम के ऊपर। इस तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम MgO की एक लेयर बना लेता है Mg मेटल के ऊपर। तो ये लेयर क्या करता है, ये लेयर जो है, जो मेटल है उसको ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में लाने से बचाता है, ठीक है। समझ में आ गए, क्योंकि जो मेटल है उस मेटल के सरफेस पे तो मेटल ऑक्साइड आ गई, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो किस रेट करेगा, इस मेटल ऑक्साइड से ही, और इस मेटल ऑक्साइड के लेयर के नीचे क्या है, मेटल है। तो मेटल के डायरेक्टली कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आ पाता तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, और जब मेटल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता तो मेटल का कोरोजन होने से बच जाता है, ठीक है। यानी मेटल कोरोड नहीं हो पाता, यानी ये जो लेयर्स हैं ये मेटल को प्रोटेक्ट कर देती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स भी कहते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली जो मेटल्स है या कह लो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये सोडियम पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो NaOH का फॉर्मेशन या KOH का फॉर्मेशन करती हैं, यानी एक सिंपल सी बात करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से जो मॉडरेट रिएक्टिव है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, ये क्या करती हैं, ये एल्यूमिनियम या आयरन क्या करती हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। किसे करती हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। यानी हाई रिएक्टिव मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। इसी तरीके से जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं या क्या लो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, लो भी मत कहें, हम मॉडरेट रिएक्टिव की बात करते हैं तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम इज हाई रिएक्टिव मेटल सो इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। पोटेशियम इज ऑल्सो अ high reactive metal, it also form potassium hydroxide, okay. Calcium is also a highly reactive metal, ठीक है। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ तो सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम थोड़ा लो रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए ये कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता, किस साथ करता है, गर्म पानी के साथ, यानी वार्म वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम इज मॉडरेट रिएक्टिव सो इट फॉर्म्स ऑक्साइड यानी Al2O3, एंड आयरन इज ऑल्सो अ मॉडरेट रिएक्टिव सो इट ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स दैट इज Fe2O3, ओके। बात समझ में आ गई। अरे मैंने ये कहा कि जो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन उसकी रिएक्टिविटी के बेस पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि रिएक्टिविटी की बात करते हैं मेटल, तो मेटल की रिएक्टिविटी वाटर के साथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैंने कहा यानी सोडियम और पोटेशियम जो थे वो क्या कर रहे थे, आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, वो भी उसके लिए वाटर कोई गर्म नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, कोल्ड वाटर। यानी मेटल को जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहे हैं और कोल्ड वाटर साथ तुरंत रिएक्ट करके बनाते हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करने की वजह से ये ईजिली आग पकड़ लेते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो सोडियम और पोटेशियम जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव वाटर के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के साथ साथ ये तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं, ओके। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम इज ऑल्सो अ हाई रिएक्टिव, बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के साथ तो इट इज़ लो रिएक्टिव कंपैरिजन टू सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम कंपेयर थोड़ा लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके लिए कोल्ड वाटर जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये वार्म वाटर है, ठीक है, तो अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और इसके थ्रू आग नहीं लगती,
बात समझ में आ गई ना, क्योंकि थोड़े लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में। इफ वी टॉक अबाउट कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक है, एंड मॉडरेट रिएक्टिव metals always forms oxide when it react with water. Okay, so aluminum and iron forms metal oxides, okay, when it react with water. So magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide, and metals like aluminium, iron, zinc react only with steam to form metal oxide and hydrogen. इसके अलावा जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम Ag सिल्वर की, Au गोल्ड की, ठीक है, एंड सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सो दे कैन नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ओके। तो मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज दीज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ओके। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं ये सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं अगर Mg की, तो Mg रिएक्ट्स विद HCl एंड इट फॉर्म्स MgCl2 विच इज सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड इट ऑल्सो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद HCl एंड फॉर्म सॉल्ट विच इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड ऑल्सो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ओके। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी रिएक्टिविटी की बात आएगी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करते हैं और जितने भी ये मेटल्स हैं, ये मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी हम HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, ये जब भी इन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे सॉल्ट के साथ, ठीक है, सॉल्ट भी बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हम H2SO4 की बात नहीं कर रहे, हम HCl की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो एसिड है वो कौन सा है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अगर ये मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाए तो, ठीक है, तो मेटल जब भी HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब भी मेटल अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, HNO3 के अलावा किसी भी एसिड रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा। बट इफ मेटल रिएक्ट्स विथ HNO3 देन इट कैन नॉट फॉर्म H2 गैस, इट फॉर्म्स वाटर बिकॉज HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। बात समझ में आ गई। जब HNO3 क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसी H2 गैस इवॉल्व होती है वो H2 गैस को क्या करता है, तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है और H2O के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इज इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, खुद नाइट्रोजन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर के लिए चल रहे हैं 3Cu + 8HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस एंड वाटर एंड NO2, ठीक है। बात समझ में आ गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके। चलिए एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन,
ठीक है। जब भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी, यानी एक मेटल दूसरे मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं Mg ग्रेड करा दें CuSO4 के साथ तो Mg इज डिस्प्लेस बाय कॉपर, ठीक है, एंड फॉर्म MgSO4 एंड कॉपर, ठीक है। इस तरह एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम क्या करें, मैग्नीशियम पाउडर डाल दें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही मैग्नीशियम पाउडर डालते हैं तो हम कुछ देर बाद क्या देखते हैं, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और उस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, या कह लो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी करके देखेंगे कि भाई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कि ब्लू कलर का है, इसमें हम कोई आयरन नेल डाल देंगे, लोहे की कील डाल देंगे, तो हम 15-20 मिनट बाद, कुछ देर बाद जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट में हम मैग्नीशियम डालते हैं तो मैग्नीशियम क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और क्या बनता है, MgSO4 बना लेता है, विच इज़ कलरलेस सॉल्ट, ओके। इसलिए जो सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस बनता है। बात समझ में आ गई। अगर हम इसी आयरन की बात करते हैं तो आयरन ऑल्सो रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फ्रॉम आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, ओके। यानी अगर आयरन की बात करते हैं, आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फ्रॉम आयरन सल्फेट FeSO4 विच इज ग्रीन इन कलर, ओके। इसलिए क्या आता है, जितने भी मेटल्स हैं ये मेटल्स क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ, सॉरी, जितने भी मेटल्स हैं ये अगर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हमेशा क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग अच्छे से याद कर लें, ठीक है। इसी के बेस पे मैंने ये बताया था कि कौन से मेटल लीस्ट रिएक्टिव होंगे, कौन से मेटल हाई रिएक्टिव होंगे, और मेटल जो हाई रिएक्टिव थे वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, थोड़ा सा जो लो रिएक्टिव थे थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जो मॉडरेट रिएक्टिव थे थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, ठीक है। सो रिएक्टिविटी सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ठीक है, यानी मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि मेटल क्या करते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ठीक है। मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, ठीक है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल क्या करते हैं, जो नॉन मेटल हैं वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं, यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वही जो इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगा वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेगा और एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इस वजह से जो मेटल और नॉन मेटल वो ईजिली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं Na, तो Na की अगर हम बात करते हैं तो Na इज अ मेटल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na इज 281। ठीक है, 281 है। तो भाई अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो सोडियम इजिली लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। ठीक है, तो क्या बनेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, ये Na प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम Cl की बात करते हैं तो Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या होता है, 287। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आ गई ना, क्लियर है बात। तो भाई सोडियम के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और जो क्लोरीन है उसके पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखा गया, जो सोडियम है इसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो सोडियम क्लोरीन है उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देता है, यानी Na इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Cl इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो जैसे ही Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और Cl ने जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl पे क्या हो गया, एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, यानी Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों पास पास आएंगे और एक सॉल्ट बनाने से कहेंगे हम NaCl। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये मेटल और नॉन मेटल मिल करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके एक आयंस बनाते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आयन बनता है पॉजिटिव आयन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, तो आयंस के बनने के बाद ये कंपाउंड बनते हैं, इसलिए कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड, और ये जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरह मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। एंड द अनदर एग्जांपल इज MgCl2। अगर Mg की बात करते हैं तो Mg के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये ईजिली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और Mg+2 बना सकता है। ठीक है, इस तरह के Cl की बात करते हैं तो Cl के पास कितने हैं, 287, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक Mg क्या करेगा, 2 Cl के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी एक Mg क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl एटम को दे देगा। ठीक है, और क्या बनेगा, Mg बना लेगा Mg+2 और Cl बना लेगा Cl- और क्या बनेगा, MgCl2 प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड। इसी आयनिक कंपाउंड कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं हम, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कि जो आयंस बने, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम, क्या मैंने कहा, इन्हीं को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जो आयंस बन रहे हैं इन्हीं आयंस के कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ये MgCl2 बना, ये क्या कहते हैं हम, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गए। तो इन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो आयनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, यानी जो कैसे बने, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। ठीक है, यानी एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को कंप्लीट ट्रांसफर कर दे रहा है, उसके थ्रू जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उसे कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स के नेचर की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी एक नॉन मेटल है, ठीक है, वो नॉन मेटल पे क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है, और जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन Cl को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा था, और सोडियम Na पॉजिटिव बना रहा था और Cl
निगेटिव बना रहा था, तो इन दोनों आयंस के फॉर्मेशन से NaCl का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू बनते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयंस बनते हैं, और आयन से क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब जो आयंस के बीच, जो आयनिक कंपाउंड्स में क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ आयंस के बीच लगा हुआ है। जो आयंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, ये आयनिक नेचर के होते हैं, इसलिए वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब इसमें कैसे होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनके सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो कैसे करते हैं, ये आपके आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टेन स्टेट में और फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, कुछ ओर्स की बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।